आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है रिलेटेड टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। इसमें बोल रहा है अपने को कि एक सर्कुलर होल ऑफ रेडियस r/2 इज कट फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r, यानी एक कैपिटल R रेडियस की एक डिस्क थी, उसमें से एक छोटा सा डिस्क जिसका रेडियस r/2 है उसको कट कर दिया है, और वो जो डिस्क है वो xy प्लेन में रखी हुई है, तो इसको चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग सिस्टम अबाउट z एक्सिस। यहां पर लिख लेना अबाउट z एक्सिस, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अपने को अबाउट द जेड एक्सिस। तो कैसे किया जाएगा, देखो सेंटर ऑफ मास में हमने किए थे ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चंस। ये डिस्क आ गया अपना ओरिजिनल डिस्क, है ना, ये एक्स एक्सिस आ गई, ये वाई एक्सिस आ गई। r/2 रेडियस मतलब कि डायमीटर कितना हो गया उसका, r हो गया, है ना। तो r हो गया मतलब ये टोटल डिस्टेंस r है, तो जो डिस्क हुई होगी वो कुछ ऐसी हुई होगी, समझ आ रही बात। तो इस डिस्क को यहां से कट कर दिया, इसका जो रेडियस है वो दिया हुआ है अपने को r/2, और ये जो ओरिजिनल डिस्क का रेडियस है वो r है। तो देखो कुछ नहीं करना होता है इन सारे क्वेश्चन में भी, अगेन वही फॉर्मूला लगाना जो सेंटर ऑफ मास में अपन क्या करते थे माइनस वाला a1x1 माइनस a2x2 अपॉन a1 माइनस a2, है ना, ये काम करते थे। सेम काम यहां पर भी करना है। क्या करना है, ओरिजिनल डिस्क जो भी है, ओरिजिनल सिस्टम जो बेसिकली डिस्क हो गया, सिलेंडर हो गया, कुछ भी हो सकता है यहां पर, तो जो भी अपना ओरिजिनल सिस्टम है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लो अबाउट द गिवन एक्सिस, जिसके अबाउट उसने पूछा है ना, उस एक्सिस के अबाउट क्या करना है अपने को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका फाइंड कर लेना है, माइनस फिर उस पर्टिकुलर शेप का या उस पर्टिकुलर ज्योमेट्री का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट द सेम एक्सिस अगेन, है ना, जिसके अबाउट तुम ओरिजिनल का फाइंड कर रहे हो, उसी एक्सिस के अबाउट जो कट किया है उस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेना है, और फिर माइनस कर देना है दोनों का। क्लियर है बात। अब यहां पर देखो प्रॉब्लम क्या आ सकती है, मास कैलकुलेट करने में। जनरली क्या होता है, ये मास ओरिजिनल डिस्क का देता है और रेडियस जो कट किया है उसकी देता है, तो अपने को फाइंड करना पड़ेगा पहले तो मास, कि भाई जो डिस्क कट हुई है उसका मास कितना होगा। तो इसका जो टोटल मास है वो कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सिग्मा वाला हम लगा सकते हैं अपन। इसका जो मास होगा वो सिग्मा टाइम्स इसका एरिया हो जाएगा, है ना, सिग्मा का वैल्यू टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, है ना। तो देखो कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व, मास ऑफ स्मॉलर डिस्क m डैश, इसको लिख देते हैं अपन। m डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू a डैश, है ना। सिग्मा का वैल्यू आ गया टोटल मास अपॉन टोटल एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर इंटू a डैश। a डैश मतलब कि छोटी वाली डिस्क का एरिया, उसका कितना हो जाएगा, पाई r/2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा तुम्हारे पास m/4। समझ आ रही है। डायरेक्टली भी तुम देख सकते थे कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, मतलब मास प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ऐसा बोल सकता हूं मैं, राइट। और इसका रेडियस कितना है, r/2 है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, m डैश का वैल्यू डायरेक्टली यहां से आ सकता था m/4 यूनिटरी मेथड से। वो काम भी तुम कर सकते थे, मैंने थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेथड इसको लिख दिया यहां से। क्लियर है बात। अब फाइंड करना है अपने को z एक्सिस, यानी कि ये वाली एक्सिस हो गई जिसके सेंटर से पास हो रही है यहां पर, है ना। इस एक्सिस के अबाउट इस ओरिजिनल डिस्क का सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2 होता है। अपने टेबल बनाई हुई है, वो टेबल सारी की सारी तुमको ध्यान होनी चाहिए एज सच, है ना, एग्जैक्टली वैसे ही। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, mr²/2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ओरिजिनल डिस्क अबाउट z एक्सिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू, या इसको चाहो तो अपन I0 लिख सकते हैं इनिशियल, ये हो जाएगा mr²/2। अब बात आ गई कि वो जो छोटी डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आएगा, अबाउट द z एक्सिस अगेन, है ना। तो इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। कौन सी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, देखो इसका सेंटर ऑफ मास तो यहां कहीं होगा, इस एक्सिस के अबाउट जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है उसका I विल बी इक्वल टू mr²/2, जहां पर r क्या रख देंगे अपन, r/2 रख देंगे, और मास कौन सा रख देंगे, m डैश रख देंगे, है ना। तो इस एक्सिस के अबाउट आ जाएगा, फिर दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, r/2 है ना। तो इस एक्सिस के अबाउट क्या आ जाएगा, छोटी वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, राइट। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉलर डिस्क अबाउट z एक्सिस, तो ये I डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो अपन m डैश इंटू r²/2 प्लस m डैश इंटू d²। क्लियर है क्या, मैंने फॉर्मूला लगाया पहले, mr²/2 तो हो जाएगा डिस्क का, प्लस md², क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, है ना। जो mr²/2 आएगा वो इस एक्सिस के अबाउट आएगा और इसके अबाउट अपने को चाहिए, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस d का वैल्यू हो जाएगा r/2, राइट। तो इसको सॉल्व किया जाएगा, देखो m डैश का वैल्यू आया m/4
दिस इज m बाय 4 इंटू आर डैश इज इक्वल टू r बाय 2, है ना। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर बाय 4 डिवाइड बाय 2, ये 2 एज इट इज, है ना, प्लस m डैश यानी कि m बाय 4 इंटू r बाय 2 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो i डैश का वैल्यू कितना मिलेगा, देखो ये हो जाएगा 16 इंटू 2 32, सो एम आर स्क्वायर अपॉन 32 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16, तो एम आर स्क्वायर बाय 16, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3m r स्क्वायर बाय 32, ठीक है। स्मॉलर डिस्क का आ गया 3m r स्क्वायर बाय 32 और ओरिजिनल डिस्क का था m r स्क्वायर बाय 2। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर तुम फाइंड करना चाहोगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहां लिख सकते हैं अपन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग डिस्क I इज इक्वल टू आई नॉट माइनस आई डैश, आई नॉट आ गया mr स्क्वायर बाय 2 माइनस 3 बाय 32 इंटू एम आर स्क्वायर। क्लियर है के बात, 32 एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा 16 माइनस 3, है ना, एम आर स्क्वायर। तो आई का वैल्यू कितना आ गया, 16 माइनस 3 यानी 13 अपॉन 32 एम आर स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग सिस्टम, राइट। तो ऐसे बहुत सारे तुम्हारे पास ज्योमेट्री दे सकता है वो, ये तो सिर्फ डिस्क का केस था, स्क्वायर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, कोई सा भी एक केस दे दे उसके अकॉर्डिंग अपन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बात, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं फिर। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम में अपने को फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड अबाउट दिस गिवन एक्सिस। देखो गिवन एक्सिस जो है वो बेसिकली रॉड के साथ में थीटा एंगल बना रही है ना। तो जब कभी भी ऐसे केस आएंगे, आगे अपन एक शॉर्ट ट्रिक भी इसकी देखेंगे, पहले इसका डिराइवेशन देखते हैं कि ऐसे टाइप का क्वेश्चन अगर आया तो क्या करेंगे। अगेन सोचो, जब अपन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे थे तो क्या किया था अपन ने, एक स्मॉल एलिमेंट लिया था, स्मॉल एलिमेंट के लिए आई का वैल्यू फाइंड किया था, फिर उसको लिमिट इंटीग्रेट करके फाइनली अपने पास रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया था, है ना। तो जब भी रॉड दिया होगा तो क्या करेंगे, स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, आई मिल जाएगा अपने को। बट यहां दिक्कत ये है कि ये डायरेक्टली नहीं है, यानी वहां पर सोचो जो डिस्टेंस आ रहा था एक्सिस से, स्मॉल एलिमेंट का जो डिस्टेंस था वो डायरेक्टली हमने परपेंडिकुलर मान लिया था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है ना, ऐसा नहीं हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में जो I इक्वल टू mr स्क्वायर है, उसमें जो r होता है दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस, है ना, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो अगर कहीं पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुमको नहीं मिले तो क्या करोगे, उसके कंपोनेंट लेके उसको परपेंडिकुलर बना लेंगे, है ना। तो जैसे सपोज करो कि मैंने एक स्मॉल एलिमेंट यहां पर ले लिया, ठीक है, ये dm आ गया, dm और इसका थिकनेस ले लेते हैं dx, ठीक है। यहां से ये जो डिस्टेंस आ जाएगी, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज x। अब देखो जो डिस्टेंस मैंने अज्यूम करी है ना, वो डिस्टेंस ये वाली अज्यूम करी है, क्यों, क्योंकि मुझे लिमिट लगानी है, इवेंचुअली तो लिमिट इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। तो मैं डिस्टेंस अगर ये वाली ले लूंगा तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास लिमिट फाइंड करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। अगर मैं जो वेरिएबल है वो रॉड के अलोंग ही लूंगा तो डायरेक्टली मेरी लिमिट जा सकती है 0 से लेके l तक, समझ आ रही है। अगर मैं जो x था उसको ऐसे ले लिया होता हॉरिजॉन्टल या ऐसे कुछ वर्टिकल में, तब वहां पर दिक्कत हो जाती है अपने पास। क्या दिक्कत हो जाती कि जब लिमिट तुम लगाने जाते तो तुमको फिर ये डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ती, तो 0 से l नहीं जाती फिर लिमिट, है ना। तो ध्यान रखो जब भी वेरिएबल आ रहा है तो सिंप्लीफाइड केसेस के लिए क्या करो, उसको अलोंग द रॉड ही अज्यूम करो, ठीक है। तो यहां पर आ गया ये x। अब बात आ गई कि स्मॉल एलिमेंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस कितनी है भाई, तो इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस से डिस्टेंस आ जाएगी ये वाली। इफ दिस इज x देन दिस विल बी x cos थीटा एंड दिस विल बी x sin थीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x sin थीटा लिख सकता हूं, क्या समझ आ रही बात। तो इसको x sin थीटा लिख दिया, बाद में तो मेरे पास di आ ही सकता है इजीली। तो di का वैल्यू कितना आ जाएगा, r स्क्वायर dm, r स्क्वायर यानी कि बेसिकली x sin थीटा का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, x sin थीटा है, इंटू dm, dm को क्या लिख सकते हैं अपन, लैम्डा इंटू dx। क्लियर है कि यहां तक। उसके बाद इसको इंटीग्रेट करा तो ये हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू लैम्डा, लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन टोटल लेंथ इंटू dx। क्लियर है बात। थीटा बताओ, थीटा वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, जो थीटा है उसको अपन वेरिएबल अज्यूम करेंगे, कांस्टेंट अज्यूम करेंगे,
कांस्टेंट अज्यूम करेंगे। क्यों अज्यूम करेंगे कांस्टेंट? क्योंकि जो रॉड है ना वो फिक्स है, रॉड कहीं घूम नहीं रही है ऐसे, तो थीटा चेंज ही नहीं हो रहा है ना, थीटा चेंज नहीं हो रहा है, अपना तो एलिमेंट सिर्फ उधर खिसक रहा है, रॉड जिस एंगल पर थी उसी एंगल पर है, तो थीटा विल बी कांस्टेंट। तो मास कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, बाहर निकाल सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा देखो m/l साइन स्क्वायर थीटा, अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर dx। अब x की लिमिट हमको पता है कहां से कहां तक, 0 से लेके l तक, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाएगा। m/l दिस इज साइन स्क्वायर थीटा इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3, 0 से लेके l तक। तो देखो क्या मिला, I विल बी इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा अपने पास नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पर्टिकुलर रॉड का अबाउट द गिवन एक्सिस। ये थोड़ा सा सिमिलर फॉर्मूला लग रहा है क्या तुम लोगों को? समझ आ रही? अगर मैं सोचो साइन स्क्वायर थीटा को अगर यहां पे ढक लेता हूं तो ml स्क्वायर बाय 3 किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है? रॉड का ही होता है अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू वन ऑफ द एंड, बट इन दैट केस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड, है ना? ऐसा वाला जो केस होता था वेयर एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड, देन आई अबाउट दिस एक्सिस इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 3। बताओ होता था कि नहीं होता था? सही बात है, ऐसा ही तो कुछ दिख रहा है ये। तो क्या डिफरेंस आया? देखो अगर इस रॉड को मैं ऐसा नहीं करके ऐसा कर दिया तो तुमको कुछ नहीं करना है, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड कर लेना है। तो अब जो तुम्हारे पास जो लेंथ है, यहां जो L वाला फॉर्मूला है ना, ml स्क्वायर बाय 3 जिसको लिखते हो तुम, अब वो L नहीं होके क्या हो गया? L साइन थीटा हो गया। आ रही बात समझ में? L cos थीटा ऊपर चला जाएगा तो उसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आ जाएगा, क्योंकि अलोंग द रॉड के थ्रू ही पास हो रही है। अगर एक्सिस रॉड के थ्रू पास होती है, जैसे अगर ये रॉड है ना, एक्सिस अगर ऐसे पास हो तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 0, क्योंकि ये कोई भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगी, है ना। इसको अगर तुम परपेंडिकुलर टू द लेंथ घुमाओगे तो ही ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। इसके थ्रू इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 0 हो जाता है। तो यहां अगर मैंने L के 2 कंपोनेंट किए तो L cos थीटा वाला तो कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके नहीं आएगा, सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट विच इज L sin थीटा वही तो लेके आएगा। तो यानी डायरेक्टली अपन क्या बोल सकते थे, I का वैल्यू m L sin थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 3, यानी L की जगह क्या रख देना है तुमको? L sin थीटा। बताओ यही मिल रहा है क्या? समझ आई कहानी? तो पूरा डिराइवेशन करने से बेटर है अपन ये ट्रिक याद रखते हैं कि अगर कभी भी रॉड के लिए एंगल वगैरह ये सब चीजें तुमको दे दी जाएं तो करना क्या है, उसका एक कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू द रोटेशनल एक्सिस आ रहा है वो ले लेना है। अब कल को मैंने अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई ये बताओ, चलो यहां पूछता हूं क्वेश्चन, है ना, ये सॉल्यूशन नोट करने के बाद लिखना। सपोज करो कि रॉड तुम्हारे पास ऐसी है, ठीक है, और रोटेशनल एक्सिस ऐसी है एंड इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा, देन व्हाट विल, और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, देन व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस? बताओ क्या आंसर आ सकता है? ml स्क्वायर बाय 12 साइन स्क्वायर थीटा। आगे बात समझ में? अगेन L का कौन सा कंपोनेंट काम आएगा? L sin थीटा काम आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास कितना होता है? ml स्क्वायर बाय 12 होता है। तो ml स्क्वायर बाय 12 वाले फॉर्मूले में सिंपल जाके क्या कर देना है? L sin थीटा की वैल्यू रख देनी है। चलो इसका बताओ अब नेक्स्ट। अगर रॉड तुम्हारे पास ऐसी है एंड इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एंड इसको रोटेट करवा रहे हैं हम इसके अबाउट, ठीक है। चलो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं क्वेश्चन को। सपोज कि एक रॉड है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है और एक एक्सिस है जो यहां से इसकी डिस्टेंस है ना वो लेटस से L/4 है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल बना रही है। देन तुमको पूछा है कि भाई इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो क्या करना है? L का ये कंपोनेंट ले लेना है। अब देखो एंगल जो है रोटेशनल एक्सिस से नहीं है, किससे है? रॉड से है, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल बी L cos थीटा। यानी कि तुम क्या करो, इस रॉड को ऐसे घुमा दो और जहां तुम्हारा L आ रहा है वहां पर L cos थीटा रख दो। तो अगर इस रॉड को मैं ऐसे घुमाऊंगा तो देखो क्या मिलेगा, ये तुम्हारा COM हो गया, ये तुम्हारी एक्सिस हो गई। एक्सिस से COM के बीच की डिस्टेंस दी हुई है L/4, ठीक है। इसके अबाउट I अपने को फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। ये हो जाएगा इसका ICM, तो I विल बी इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर, है ना। ICM का वैल्यू कितना होता है? ml स्क्वायर बाय 12 प्लस D का वैल्यू कितना है? L/4, है ना, तो L स्क्वायर बाय 16, 48 LCM आ जाएगा, तो हो जाएगा ये 3 + 4, तो 7/48 ml cos थीटा का होल स्क्वायर। बस सिंपल,
क्योंकि एल स्क्वायर आएगा, एल स्क्वायर की जगह क्या रख देना है, एल कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट कर देना, क्योंकि वही उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी। आई लॉजिक पता चल रहा है क्या हो रहा है यहां पर, जो भी तुमको एक्सिस फाइंड करनी है उसके अबाउट उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लो, जो भी मिल रहा है, और फाइनल आंसर में वो सब्स्टिट्यूट कर दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, पूरा डिराइव करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट? चलो आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलो नेक्स्ट एक नोट लगाकर लिखना। देखो कभी कभी क्या होता है, अपने को एग्जैक्टली सेम ज्योमेट्री नहीं देके वो कुछ उसका सेक्शन दे देता है ना। जैसे सपोज करो कि एक सेमी सर्कुलर डिस्क तुमको दिया हुआ है, इसका रेडियस सपोज r है और इसका जो मास है वो m दिया हुआ है। ठीक है, इसका अगर मास m दे दिया और पूछा तुमको कि भाई इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ विच इज पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, तो इसमें तुमको अगेन डिराइव करने की जरूरत नहीं है, ये जिसका सेक्शन होता है ना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही आएगा जितना इसका है। क्या बोल रहा हूं मैं कि सपोज करो एक तुम्हारे पास डिस्क हुआ करती थी, है ना, यहां पर इसका सेंटर हुआ करता था। इस एक्सिस के अबाउट अगर अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो आई हम लिखते थे कितना, mr²/2। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूं, इस वाले पार्ट को हटा दूं यहां से, तो बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब कितना हो जाएगा, m/2 r²/2, मतलब कि mr²/4 हो जाएगा। समझ आ रही है? अगर मैं क्या करूं, इसको हटा दूं, अब क्या हो जाएगा ये इस एक्सिस के अबाउट में, mr²/4 डिवाइड बाय 2, अगेन क्योंकि आधा आधा होता जा रहा है ना, तो मास आधा हो गया फिर से। तो लॉजिक समझ में आ रहा है यहां पर क्या हो रहा है, यानी आंसर वही आता है, सिर्फ मास तुम्हारा चेंज होता चला जाता है। लेकिन अगर उसने सेमी सर्कुलर का ही मास दिया हो तो फिर क्या होगा, तो अगेन उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही रहने वाला होता है। आई क्या बात समझ में, क्या बोल रहा हूं? अगर कोई भी एक ओरिजिनल तुम्हारे पास डिस्क है, रिंग है, रॉड है, जो भी है ना, जनरली ये डिस्क और रिंग के साथ ही होता है, रॉड के साथ नहीं होता है। तो अगर तुम्हारे पास कोई ओरिजिनल डिस्क है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर एक्सिस, जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है उसके अबाउट mr²/2 है। अब उसने पूरा डिस्क नहीं देके हाफ डिस्क दिया है, यानी सेमी सर्कुलर डिस्क दिया है, एक्सिस सेम रखी है और पूछ रहा है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही होता है जो वो ओरिजिनल सिस्टम का रहा होगा जिससे कि आई है ना। ये किससे आई होगी, पूरी कंप्लीट डिस्क से आई होगी, तो कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कितना होगा, mr²/2। तो इस डिस्क का भी कितना होगा, mr²/2। कंडीशन अप्लाई कि ये जो m है वो इस डिस्क का मास होना चाहिए, है ना, ओरिजिनल डिस्क का नहीं। तो यहां पर अपन आधा आधा जो कर रहे थे वो ओरिजिनल डिस्क के मास के अकॉर्डिंग था, है ना। अगर सेमी सर्कुलर डिस्क का मास खुद ही m दिया हुआ है तो उसका मास रखेंगे वहां पर mr²/2। समझ आ रही है? सेम अगर ये ऐसी पार्ट हुई तो भी इसके अबाउट इसका i कितना हो जाएगा, mr²/2। अगेन इस एक्सिस के अबाउट भी i = mr²/2। तो इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना कि अगर कोई एक सेक्शन है डिस्क का या रिंग का, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है अबाउट अ गिवन एक्सिस, जो सेक्शन है वो किसी दूसरे ओरिजिनल सिस्टम से आया है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओरिजिनल सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल ही होता है। आगे बात समझ में? तो ये एक छोटा सा पॉइंट, सेम काम रिंग के लिए भी होगा यहाँ पर, है ना। जैसे अगर सब पूरा रिंग दिया हुआ है और तुमको दे दिया कि सेमी सर्कुलर रिंग है ये, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट इसका i बताओ, तो कितना हो जाएगा, mr² हो जाएगा। अच्छा ध्यान रखना, ये है ना, ये इसका ICM नहीं है। अगर इन केस तुमको कभी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में I जो होता है वो ICM + MD² से दिया जाता है। तो ICM फाइंड करना इज इंपॉर्टेंट, ICM फाइंड करेंगे तो ही ये वाला काम अपन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये ICM नहीं है, क्योंकि अगर सेमी सर्कुलर डिस्क है तो हमको पता है इसका सेंटर ऑफ मास कहां हो जाता है, शिफ्ट यहां पर हो जाता है, ऊपर की साइड चला जाएगा इधर। ये डिस्टेंस बनती है 4r/3π और इस वाले केस में बनती है 2r/π, है ना। तो दिस mr²/2 इज नॉट इक्वल टू ICM। ये कब था ICM, जब ये पूरा डिस्क हुआ करता था। अगर ये पूरा डिस्क होगा देन तो दिस विल बी mr²/2 ICM, लेकिन अगर आधा काट दिया तो फिर दिस I इज नॉट इक्वल टू ICM। सो यू कैन नॉट यूज दिस I इनटू दिस फॉर्मूला एज ICM। समझ आ रही है क्या बोल रहा हूं? ये जो ICM है वो इसके इक्वल नहीं होगा, तो इसको इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन मैं तुमको करवाता हूं इसके रिलेटेड, है ना, तो उससे तुम्हारा ये वाला डाउट क्लियर हो जाएगा। हाँ, जैसे सपोज करो कि एक सेमी सर्कुलर डिस्क तुमको दिया हुआ है, ठीक है, और लेट अस से
इसने आई पूछा है अबाउट दिस एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना। एक काम करते हैं, इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करते हैं, ठीक है। दिस इज योर आर और पूछा है कि इसके अबाउट कितना होगा इसका, ठीक है। तो अब आईसीएम तो तुम्हारा कहां पर है, यहां पर है। अगर ये रिंग ही ले लेते हैं इसको तो ये हो जाएगा 2r/π, ये हो जाएगा r, तो ये तुम्हारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रही होगी। तो इसके अबाउट आई जो लिखोगे ना वो हो जाएगा ICM प्लस MD²। अब अगर तुमको ICM फाइंड करना है तो ICM के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ठीक है। पूछा है कि इसका ICM बताओ, ICM यहां पर है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो मुझे पता है ये वाली वैल्यू, है ना। दिस इज हो जाएगा I, ये हो जाएगा ICM। दोनों के बीच की डिस्टेंस भी मुझे पता है कितनी है, 2r/π। इफ दिस इज अ रिंग, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास 2r/π पर होता है। तो आई कैन अप्लाई द इक्वेशन I इज इक्वल टू ICM प्लस MD²। क्लियर है। ICM फाइंड करना है तो ICM कितना हो जाएगा, I माइनस MD² हो जाएगा क्या। तो देखो कभी कभी ये ICM फाइंड करने के लिए भी काम में आती है, यानी हमेशा नहीं अपने को ICM दिया होगा, ऐसा नहीं है। I का वैल्यू देखो, I अपन इसको ले रहे हैं तो ये हमको पता है mr² होता है माइनस MD²। D कितना है, 2r/π का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा, mr² माइनस 4mr²/π²। तो mr² कॉमन आ गया, 1 माइनस 4/π²। दिस विल बी द ICM, है ना। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेमी सर्कुलर रिंग का, सॉरी सेमी सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन विल बी mr² 1 माइनस 4/π²। ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ आ रही है क्या बात। तो ये वाले क्वेश्चन अपन इससे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट इसमें एक हेडिंग आता है टॉर्क। टॉर्क इज बेसिकली रिलेटेड टू फोर्स इन लीनियर मोशन। जैसे लीनियर मोशन में जो फोर्स काम किया करता था वही काम टॉर्क कर रहा होगा रोटेशनल मोशन में, ठीक है। जैसे कि हमको पता है कि एक पार्टिकल को अगर डिस्प्लेस करना है तो पार्टिकल पर क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। ये अपन ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, है ना। जो भी NLM 1D 2D वाले केसेस थे उसमें हम पार्टिकल कंसीडर किया करते थे, और पार्टिकल को अगर डिस्प्लेस करना है तो न्यूटन बाबा ने अपने को बोल रखा है कि भाई इस पर फोर्स लगा दो तो ये डिस्प्लेस हो जाएगा, अदरवाइज तो डिस्प्लेस नहीं होगा। सही बात है ना। अब यहां बात पार्टिकल की नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की। और बेसिकली आई वुड से कि एक रिजिड बॉडी है, उस रिजिड बॉडी की बात हो रही है। जैसे सपोज करो ये मार्कर है ना। तो अब ये मार्कर पर अगर मैं फोर्स लगाता हूं ना तो यहां पर एक चीज नहीं है, दो चीज हो सकती है। कौन सी दो चीज हो सकती है, या तो ये डिस्प्लेस हो सकता है, आगे पीछे कहीं जा सकता है, या फिर ये रोटेट हो सकता है। समझ आ रही है। लेकिन अब वो डिपेंड करता है कि तुम फोर्स लगा कहां पर रहे हो। अच्छे समझना क्या हो रहा है। पार्टिकल की अगर बात कर रहे हैं तो पार्टिकल पर एक फोर्स लगाया तुमने, पार्टिकल डिस्प्लेस हो जाएगा, बात खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन रिजिड बॉडी के लिए ऐसा नहीं होता है। रिजिड बॉडी पर अगर तुमने कोई फोर्स लगाया है तो इट में डिस्प्लेस और इट में रोटेट, दोनों केसेस हो सकते हैं। वहां पर डिपेंड्स कि तुमने फोर्स कहां पर लगाया है ना। जैसे कि लेट अस से पहले एक पार्टिकल में कंसीडर कर लेता हूं, इस पर एक फोर्स लगाया, दिस इज लीनियर मोशन, आगे डिस्प्लेस हो जाएगा। बट नाउ इफ दिस इज नॉट अ पार्टिकल एंड दिस इज अ रिजिड बॉडी, एक फोर्स लगा रहे हैं अपन यहां पर, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है, देखो ये पलट के नीचे भी गिर सकता है, मतलब टॉपल हो सकता है, रोटेट हो सकता है, या फिर ये आगे भी जा सकता है, दोनों केसेस हो सकते हैं। तो अगर बोल रहा है कि कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, वहां पर अपने इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन देखी थी कि अगर कोई भी पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होता है तो हम क्या करते हैं, वहां पर नेट फोर्स 0 कर देते हैं। नेट फोर्स का मतलब समेशन Fx 0 होगा, समेशन Fy 0 होगा। एक्स डायरेक्शन वाले सारे फोर्सेज 0, वाई डायरेक्शन वाले सारे फोर्सेज 0 करते थे, याद आ रहा है। लेकिन यहां पर अगर उसने बोला कि एक रिजिड बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है, तो रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में होने का मतलब यह है कि उस पर फोर्सेस 0 हैं एज वेल एज टॉर्क भी 0 है। अब ये टॉर्क नई क्या बला आ गई, है ना। टॉर्क के बारे में समझते हैं अपन कि एक्चुअली क्या चीज है। आएगी किसके लिए काम में, पार्टिकल के लिए टॉर्क नहीं होता है, क्योंकि टॉर्क बेसिकली टॉर्क इसका दूसरा नाम क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना। इसको अपन मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये क्या कर क्या रहा है, देखो मोमेंट इज रिलेटेड टू रोटेशन, घुमाना, है ना। मोमेंट इज रिलेटेड टू रोटेशन, तो मोमेंट ऑफ फोर्स यानी ऐसा फोर्स जो घुमाता है, ठीक है। तो अब ये जो टॉर्क है वो कैसे घुमाता है, क्या करता है, वो चीज अपन समझते हैं यहां पर। सो लेट अस कंसीडर एक रिजिड बॉडी, ठीक है। ये एक रिजिड बॉडी मैंने कंसीडर कर ली है, और लेट अस से ये यहां पर मैंने फिक्स की हुई है इसके अबाउट, ठीक है।
इसका कोई एक पार्टिकल ले लेते हैं अपन, क्योंकि जब भी अपने को कंसीडर करना होता है कोई सिचुएशन तो रिजिड बॉडी के लिए अपन क्या मानते हैं, एक पार्टिकल मान लेते हैं, फिर उसको जनरलाइज कर देते हैं कि भाई एक पार्टिकल के लिए ऐसा हो रहा है, इसको इंटीग्रेट कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा वहां पर, है ना। तो ये एक छोटा सा पार्टिकल हमने ले लिया डीएम मास का। सपोज करो कि इस पर एक फोर्स मैंने लगाया है डीएफ कुछ ऐसे, विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा लाइक दिस। समझ आ रही है? अब ये जो थीटा है वो क्या करेगा, ये या तो इसको डिस्प्लेस करवाएगा आगे, लेकिन सॉरी, सपोज करो कि मैंने यहां से फिक्स ही कर दिया इसको, है ना। जैसे कि ये मार्कर है, ये मार्कर है, मैंने यहां पर इसको ऐसे पकड़ लिया है, ठीक है। अब मैं एक फोर्स लगा रहा हूं यहां पर ऐसे किसी एंगल से, है ना, जैसे वो फोर्स लग रहा है ना, ऐसे किसी एंगल से एक फोर्स लगा, और अब देखो क्या हो रहा है, ये बताओ डिस्प्लेस हो रहा है या रोटेट हो रहा है। ये मार्कर रोटेट होगा अब यहां पर, है ना। लेकिन अगर मैंने यहां से फिक्स नहीं किया होता तो अगर मैं इसको यहां पर ऐसे फोर्स लगाता तो क्या होता, ऐसे, यानी ये फिर रोटेट भी होता और फिर आगे भी जाता। आगे पढ़ेंगे अपन इसका मोशन जो कैसा होता है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन, दो मोशन होती है ना। तो ट्रांसलेशन का मतलब बेसिकली लीनियर मोशन जो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट जिसका आ रहा है, डिस्प्लेस जो हो रहा है। रोटेशन का मतलब एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसमें आता है ना। तो अगर सपोज करो मैंने यहां से इसको फिक्स कर दिया तो अब इस पार्टिकल के पास में सिर्फ एक ही टेंडेंसी बच गई है, क्या, रोटेट करवाने की, नॉट की डिस्प्लेस करवाने की। क्यों, उसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। अगर मैं इस डीएफ के दो कंपोनेंट ले लूं तो देखो ये बनेगा मेरे पास डीएफ कॉस थीटा, बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि इसी एक्सिस के साथ तो एंगल बन रहा है, और इधर परपेंडिकुलर जो आएगा वो बनेगा डीएफ साइन थीटा। सही बात है, डीएफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट पर लगाया हुआ है, इसलिए छोटा सा अमाउंट फोर्स है वो, है ना, छोटा सा फोर्स है। अब सोच के देखो कि ये जो डीएम है वो कहीं उठ के जा सकता है क्या, नहीं जा सकता ना। क्यों नहीं जा सकता, बिकॉज इट इज अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी में पार्टिकल की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये डीएम जो डीएफ कॉस थीटा है वो क्या कर रहा है, उसको आगे की साइड खींच रहा है, लेकिन आगे तो वो खींच नहीं सकता, समझ आ रही है। तो डीएफ बेसिकली कुछ नहीं कर सकता है, वो सिर्फ उस पर एक फोर्स लगा देगा जो कि इधर के अट्रैक्शन से बैलेंस हो जाएगा, दूसरे वाले पार्टिकल के अट्रैक्शन से, है ना। लेकिन ये डीएफ साइन थीटा कुछ कर सकता है इसके साथ। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहा है यहां पर, है ना। तो डीएफ साइन थीटा क्या कर सकता है, इसे घुमा सकता है इसको, क्योंकि लीनियर पोजीशन ही तो उनकी कांस्टेंट रहनी चाहिए ना, एंगुलर तो हो ही सकती है चेंज, है ना। तो ये पूरा अगर डीएम ऐसे घूम रहा है तो पूरा जो रिजिड बॉडी है वो भी तो ऐसे घूम सकती है ना। तो इसकी जो अगर नेक्स्ट सिचुएशन अपन देखें तो कुछ ऐसी बन सकती है, ये घूम के यहां कहीं पर आ सकता है, जो डीएम है वो यहां, ठीक है। तो पहले ये डीएम यहां था और अब डीएम आ गया यहां, सपोज करो कि ये कुछ एंगल थीटा से घूम गया, राइट। तो पूरा जो रिजिड बॉडी है वो, क्योंकि सारे के सारे पार्टिकल क्या हैं, जुड़े हुए हैं रिजिड बॉडी में, तो अगर तुम एक पार्टिकल को घुमाओगे तो सारे के सारे पार्टिकल सेम पैटर्न में रोटेट होने लग जाएंगे। और अपनों ने देखा है कि अगर एक रॉड थी, याद आ रहा है, इस पर दो फोर्सेस लगाए थे मैंने कुछ ऐसे करके, तो ये तो परपेंडिकुलर फोर्सेस इक्वल हो गए थे, और ये दोनों जो हैं इधर ऊपर डायरेक्शन में, इसके दो कंपोनेंट जो थे तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में उसको क्या कर रहे थे, रोटेट कर रहे थे, है ना। एंगुलर स्पीड अपनों ने फाइंड किया था, तो कुछ वैसा ही काम है ये। तो अब हम टॉर्क डिफाइन करते हैं कि वो ऐसी टेंडेंसी है जिससे कि ऑब्जेक्ट रोटेट हो जाता है। टॉर्क इज व्हाट, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसी टेंडेंसी जिसकी वजह से पार्टिकल या बेसिकली रिजिड बॉडी क्या करती है, रोटेट होने की टेंडेंसी में आ जाती है, रोटेट होने की ट्राई कर रही होती है। क्लियर है। तो अब टॉर्क को डिफाइन कैसे करेंगे, देखो टॉर्क इज बेसिकली इक्वल टू, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी आर क्रॉस एफ, है ना। आर क्रॉस एफ क्यों लिख रहे हैं, देखो डीएफ साइन थीटा इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर मान लेते हैं सपोज, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड टॉर्क। तो आर इंटू डीएफ साइन थीटा इज बेसिकली आर इक्वल टू आर क्रॉस एफ, है ना। यहां अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो हो जाएगा आर इंटू डीएफ साइन थीटा या आर डीएफ साइन थीटा, ये डी टाउ है ना, स्मॉल पार्टिकल पर जो लग रहा है। तो उसको अगर इंटीग्रेट कर दिया जाएगा तो मिल जाएगा तुमको आर एफ साइन थीटा, और एफ साइन थीटा को लिख सकते हैं अपन आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो इसका दूसरा डेफिनेशन ऐसा भी हो जाता है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड टॉर्क, ठीक है। दिस इज पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इसको बोल सकते हो। कहां से कहां तक है ये फोर्स से उस पॉइंट तक जहां जिसके अबाउट तुम टॉर्क फाइंड कर रहे हो, है ना। टॉर्क किसी के भी अबाउट तुम फाइंड कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम केसेस हम टॉर्क उस पॉइंट के अबाउट फाइंड करते हैं जो फिक्स होता है ना, जहां से पार्टिकल को या बेसिकली बॉडी को सस्पेंड किया होता है, जहां से फिक्स किया होता है, जैसे यहां से सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है, यहां से फिक्स किया हुआ है, तो इस पॉइंट के अबाउट अपन टॉर्क फाइंड कर रहे होंगे। आ रही क्या बात समझ में, राइट। चलो
अब अगर अपन थोड़ा सा इसको और डिटेल में आगे बढ़ाएं तो नेक्स्ट आता है अपने पास टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन। ठीक है, तो अगर ये जो डीएम है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो वहां पर दो फोर्सेस लग रहे होंगे। कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? देखो, ये तो हो जाएगा एफ टी टेंजेंशियल फोर्स, और ये हो जाएगा अपने पास सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू। ठीक है ना, तो अब जो ए टी है उसको अपन कैसे लिख सकते हैं? एम इंटू ए टी से लिख सकते हैं एफ टी का वैल्यू। एफ टी यानी टेंजेंशियल फोर्स विल बी इक्वल टू एम इंटू ए टी, और ए टी जो होता है उसको आर अल्फा लिख सकते हैं। क्या बताओ? अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, आर इज उसका डिस्टेंस जो कि दिया हुआ है, आर ये है ना। तो एफ टी का वैल्यू आ गया एम आर अल्फा। तो ये जो फोर्स है वो एफ टी तो है, टेंजेंशियल फोर्स ही तो लगा रहे हैं वहां पर। तो देयरफॉर टाउ की वैल्यू मैं लिख सकता हूं आर इंटू एम आर अल्फा। बताओ ये क्या बना? एम आर स्क्वायर अल्फा। एम आर स्क्वायर क्या होता है? पार्टिकल के लिए आई होता है ना। तो टाउ का वैल्यू कितना मिल गया? आई इंटू अल्फा। ठीक है, यानी टॉर्क जो होता है इज रिलेटेड टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑल्सो। सोचो क्यों हो रहा है ऐसा? अरे भाई, जब अगर तुम बॉडी को घुमाओगे तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो देगी ना वो। जैसे कि पार्टिकल को अगर अपन आगे डिस्प्लेस करते थे तो कुछ रेजिस्ट करता था ना, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते थे अपन? इनर्शिया बोलते थे उसको। तो अगर घुमाने वाली बात आ रही है तो वहां पर जो रेजिस्टेंस मिलेगा उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे, तो वो आ जाएगा आई के इक्वल। क्लियर है क्या यहां तक बात? तो ये हो जाता है टॉर्क एंड इसमें रिलेशन। आगे अपन एक और एनालॉजी पढ़ेंगे लीनियर मोशन एंड रोटेशन मोशन में, वहां पढ़ेंगे जब। एक और मैं तुमको यहां से रिलेशन बता देता हूं। देखो, लीनियर मोशन में हम ऐसा लिखा करते थे क्या? एफ इक्वल टू एम ए, और यहां पर क्या लिख रहे हैं? सोचो, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर करूं तो देखो सेम ही तो चीज हो रही है। जो लीनियर मोशन में फोर्स काम किया करता था वो रोटेशन मोशन में कौन काम कर रहा है? टॉर्क काम कर रहा है। जो लीनियर मोशन में मास हुआ करता था वो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्योंकि वहां मास की वजह से रेजिस्टेंस आया करता था, यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से रेजिस्टेंस आ रहा है। वहां जो लीनियर एक्सेलरेशन होता था वो यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन है। समझ आ रही है? तो ये हो जाएगा अपने पास टॉर्क और आई में रिलेशन। राइट, अब अगर बहुत सारे पार्टिकल हुए तो क्या करोगे? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अगर हुआ, ये तो देखो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए भी अप्लाई हो सकता है, रिजिड बॉडी के लिए भी अप्लाई हो सकता है। करना क्या है तुमको? इसका आई फाइंड कर लो, है ना। अल्फा तो सबके लिए सेम ही रहने वाला है। ए टी जो होगा वो चेंज होगा, क्योंकि ए इज इक्वल टू आर अल्फा होता है, लेकिन अल्फा विल बी सेम, है ना। जैसे ओमेगा सेम होता है, अगर इस ऑब्जेक्ट को तुम घुमा रहे हो तो ऑब्जेक्ट का ओमेगा विल बी सेम एज किसी एक पार्टिकल का ओमेगा, ये अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सेम चीज अल्फा के लिए भी अप्लाई होती है। एंगुलर एक्सेलरेशन भी ऑब्जेक्ट का होता है, ना कि पार्टिकल का होता है ना, और वो सेम ही होते हैं। जैसे अगर ये मार्कर को मैं घुमा रहा हूं यहां से ऐसे करके, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रही है अगर, तो इसका जो एंगुलर स्पीड और एंगुलर एक्सेलरेशन होगा ना, वो इसके लिए और इस पार्टिकल के लिए, दोनों के लिए सेम होगा। लेकिन जो लीनियर वेलोसिटी है एंड जो लीनियर एक्सेलरेशन है AT और V, वो दोनों डिफरेंट होंगे हर एक पार्टिकल के लिए। जो एंड वाला पार्टिकल है उसकी डिस्टेंस ज्यादा है तो उसका V जो है वो कम होगा, है ना। ऐसे लिख सकते हैं ना, V ज्यादा होगा, नॉट कम। V इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा कांस्टेंट है, तो ये वाला जो पार्टिकल है वो ज्यादा स्पीड से ऐसे घूम रहा होगा, और इसके जस्ट एक्सिस के पास वाला जो पार्टिकल होगा वो कम स्पीड से घूम रहा होगा, है ना। तो इसका V अपन इसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो ध्यान रखना, ओमेगा और अल्फा जो है वो कांस्टेंट रहते हैं फॉर अ पर्टिकुलर रिजिड बॉडी। आगे बात समझ में? चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो एक क्वेश्चन है यहां से टॉर्क से रिलेटेड, बोल रहा है कि दो बच्चे हैं जो सीसॉ पर बैठे हैं। सीसॉ देखा तुमने पार्क में जो लगा होता है ना, ऐसा एक प्लेट लगा होगा और यहां से इसको ऐसे फिक्स करके रखते हैं। तो दो बच्चे, जिसमें से एक जो किड है 10 kg का, वो किसी एक एंड पर है। तो सपोज कर लेते हैं कि अपन वो यहां पर है, ठीक है। इसका जो वेट है वो 10 kg है। अब ये उसको वेइंग को सीसॉ को बैलेंस करने का ट्राई कर रहे हैं। मतलब बेसिकली दिया हुआ है कि वो इक्विलिब्रियम में है ना। ये अपने को इनडायरेक्टली समझना पड़ेगा कि वो इक्विलिब्रियम में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट किड जो है वो कहां बैठे, ये अपने को बताना है। तो सपोज करो इस फलक्रम से इसकी डिस्टेंस आ गई है x, इसको बोलते हैं अपन फलक्रम, सपोर्ट को, है ना। और इस पर्सन का या इस किड का मास दिया हुआ है 20 kg। अब ऐसे सारे केसेस में देखो क्या करना होता है, seesaw will be in equilibrium, so therefore summation of f is equal to 0 and summation of torque equal to 0 because it is a rigid body। समझ में आ रही बात? अब इस पर टॉर्क कौन कौन से लग रहे हैं देखो। अगर मैं सीसॉ का FBD बनाऊं तो क्या हो रहा होगा, देखो
इसका यहां पर सपोर्ट लगा हुआ है तो इसका नॉर्मल रिएक्शन आएगा, इसका कुछ वेट होगा mg वो यहां पर आएगा, राइट। ये बच्चे यहां पर खड़े हुए हैं तो इन्होंने कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा n1 और यहां पर कुछ नॉर्मल रिएक्शन आया होगा n2, ठीक है। यही लग रहा है और तो कुछ नहीं लग रहा है। नेट फोर्स तो इस पर 0 होना चाहिए, मतलब डाउनवर्ड फोर्सेज में जो इक्वल लग रहे हैं वो सारे के सारे किसके इक्वल होने चाहिए, अपवर्ड फोर्सेज के इक्वल होने चाहिए, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। n1 प्लस n2 प्लस mg शुड बी इक्वल टू n, ठीक है। अब बात आ गई अपने को तो डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो डिस्टेंस फोर्स से नहीं आएगी, डिस्टेंस हमेशा किससे आएगी, ध्यान रखना, टॉर्क बैलेंस करोगे तब तुमको पोजीशन मिलेगी, क्योंकि जो फोर्स है वो सिर्फ तुमको क्या देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देगा, फोर्स वाली इक्वेशन जो है। टॉर्क जो है वो क्या देगा अपने को, पोजीशन भी देगा। तो अब टॉर्क फाइंड करना है तुमको किस पॉइंट के अबाउट, देखो ध्यान रखो टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके अबाउट फाइंड करो जिसके अबाउट सबसे ज्यादा फोर्सेस पास हो रहे हो, ठीक है। अच्छा, तो इन दोनों के वेट भी नीचे लगेंगे, वो ये हो जाएगा m1g। अच्छा, इसका अपन एक्चुअली फलक्रम का ही देख रहे हैं ना, सिर्फ सीसॉ का देख रहे हैं, तो यहां पर वेट नहीं लगाएंगे क्योंकि वो नॉर्मल अपनों ने लगा दिया है। अब देखो टॉर्क बैलेंस करने के लिए सपोज करो मैं सेंटर वाला पॉइंट ले लेता हूं O, तो नेट टॉर्क कि देखो नेट टॉर्क अबाउट O देखेंगे अगर अपन। अच्छा, सबसे पहला काम इसमें डायरेक्शन चेक कर लो। डायरेक्शन कैसे चेक करते हैं, R क्रॉस F इसका फॉर्मूला आया, तो A क्रॉस B का डायरेक्शन कैसे सॉल्व किया करते थे अपन, वेक्टर में याद आ रहा है, राइट हैंड थंब रूल से। A की साइड फिंगर्स कर्ल करेंगे B की साइड, तो थंब रिप्रेजेंट करेगा उसके क्रॉस प्रोडक्ट को। सेम काम यहां पर कर रहे हैं अपन, R क्रॉस F का मतलब क्या हो गया, R की साइड फिंगर्स कर्ल करेंगे F की साइड, तो जो थंब है वो रिप्रेजेंट करेगा टॉर्क की डायरेक्शन को, है ना। या फिर तुम IJ कैप में भी उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज अपन n1 n2 की वैल्यूज अगर फाइंड करें तो देखो क्या मिल रहा है। अगर इस 10 kg वाले पर्सन का मैं FBD बनाऊं तो ये 10 kg यानी 10g नीचे लगेगा, n1 ऊपर लगेगा। सिमिलरली 20g के लिए 20g नीचे और n2 ऊपर, तो n1 और n2 की वैल्यूज निकल के आ जाएंगी डायरेक्टली 100 एंड 200 न्यूटन, है ना। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। अब नेट टॉर्क कितने फोर्सेज लग रहे हैं, देखो दो फोर्सेज लग रहे हैं, एक है n1 और दूसरा है n2, है ना। n और mg का जो टॉर्क है अबाउट दिस पॉइंट विल बी 0। क्यों 0, क्योंकि ये जो दोनों फोर्सेज है ना वो इसी पॉइंट से पास हो रहे हैं। जब फोर्स उसी पॉइंट से पास होगा तो वो उसको घुमा नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो n की o से डिस्टेंस 0 है, mg की o से डिस्टेंस 0 है, ठीक है। इन दोनों की डिस्टेंस है यहां से, तो यहां तक की डिस्टेंस अपने को पता है l/2 है। अच्छा, ये जो पर्सन है वो यहां पर नहीं है ना, ये किसी x डिस्टेंस पर है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी x। अब डायरेक्शन अगर तुम देखो टॉर्क का, तो देखो पहले इस फोर्स के लिए अगर देखें अपन तो R इधर है, क्रॉस F कहां जा रहा है, नीचे की साइड जा रहा है, तो ये चला जाएगा अंदर की साइड। इधर के लिए देखते हैं अपन अगर, तो देखो R इधर है और ये इधर है ना, तो ये चला जाएगा बाहर की साइड। यानी जो n1 है उसका टॉर्क आ रहा है बाहर की साइड और जो n2 है उसका टॉर्क आ रहा है अंदर की साइड। समझाया, वापस से बता देता हूं। देखो O पर खड़े हो जाओ और फिंगर्स कहां, R की डायरेक्शन में, तो R n1 के लिए R मतलब l/2 ही तो बनेगा उधर इस साइड। तो यहां फिंगर्स को ऐसे किया और कर्ल करना है टुवर्ड्स द फोर्स। फोर्स कहां लग रहा है, n1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा इधर, है ना। तो थंब कहां गया, बाहर की साइड, है ना। तो n1 का टॉर्क आएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा अगर मैं बात करता हूं n2 के टॉर्क की, तो फिंगर्स गई R की डायरेक्शन में, R क्या है उसके लिए x है ना, उस डायरेक्शन में, तो ये गया इधर और फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, तो कर्ल करेंगे थंब गया अंदर, है ना। तो n1 का टॉर्क आ रहा है आउटवर्ड, n2 का टॉर्क आ रहा है इनवर्ड। क्लियर है यहां तक। इसको तुम चाहो तो IJ कैप से भी वेरीफाई करके देख सकते हो। I हो जाएगा इसके लिए -I, उसके लिए हो जाएगा +I, J -J में दोनों फोर्स लग रहे हैं, तो चेक करोगे तो आएगा -K और +K दोनों के लिए, ठीक है। यानी दोनों का जो टॉर्क है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। अब अगर दोनों के टॉर्क को हम डायरेक्टली इक्वल कर दे तो नेट टॉर्क तो 0 हो ही जाना है ना। तो नेट टॉर्क अबाउट O should be 0, tau equal to tau1 plus tau2, 0 is equal to tau1 minus tau2 और tau1 equal to tau2। क्लियर है, इस सिंबल को बोलते हैं अपन टाउ, TAU टाउ। tau1 की वैल्यू कैसे लिखोगे, n1 के लिए तो ये हो जाएगा डायरेक्टली, देखो मैग्नीट्यूड ही लिख रहे हैं, तो n1 इंटू l/2 इज इक्वल टू n2 इंटू x। ठीक बात है, यहां से x का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो हो जाएगा n1 अपॉन n2 इंटू l/2। n1 का वैल्यू कितना था 100, इसका वैल्यू था 200 और ये हो जाएगा 5/2, तो आ जाएगा 5/4 मीटर।
यानी कि इसको यहां फलक्रम सेंटर वाले पॉइंट से 5/4 मीटर पर बैठना पड़ेगा, तब जाकर ये जो सीसॉ है वो बैलेंस हो पाएगा, अदरवाइज किसी एक साइड वो झुक जाएगा। आई बात समझ में? तो ये हो जाती है टॉर्क की एप्लीकेशन। और भी रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस करते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल के लिए इतना ही।